आज के क्लास में सरकारी बजट के उद्देश्यों को हम लोग समझेंगे। हम लोग पिछले क्लास में सरकारी बजट का मतलब देखे थे। हम लोग निजी बजट और सरकार के बजट में जो मूलभूत अंतर हैं उन अंतरों को भी समझे थे। सरकार जो बजट बनाती है उसके बहुत सारे उद्देश्य होते हैं। हम लोग सारे उद्देश्यों को एक एक करके ध्यान से समझने का प्रयास करते हैं। सरकार जो बजट बनाती है उसका पहला उद्देश्य होता है आय और संपत्ति का पुनर्वितरण करना। आय और संपत्ति के पुनर्वितरण का मतलब होता है रीडिस्ट्रीब्यूशन करना, फिर से बांटना। हम लोग जानते हैं आय का और संपत्तियों का जो बंटवारा हुआ है वह सामाजिक न्याय के साथ नहीं हो पाया है। समाज के कुछ वर्ग को बहुत अधिक संपत्ति और आय मिल गया है और समाज के एक बहुत बड़े वर्ग के पास बहुत कम संपत्ति है, बहुत कम आय है। तो राष्ट्रीय संपत्तियों का सामाजिक न्याय के साथ फिर से बंटवारा करने के लिए सरकार बजट का सहारा लेती है। इसको आप ऐसे समझिए, आय और संपत्तियों का पुनर्वितरण बजट के माध्यम से सरकार कैसे करेगी। तो हम लोग जानते हैं कि सरकार अमीर आय वर्ग से अधिक दर से कर लेगी और गरीब वर्ग पर अधिक सार्वजनिक व्यय करेगी। अमीर के पैकेट से टैक्स के माध्यम से आय निकाल लेगी। अमीर के आय का एक भाग सरकार टैक्स के माध्यम से ले लेती है और जो आय प्राप्त करती है सरकार टैक्स के माध्यम से, उस आय का प्रयोग सरकार गरीब वर्ग के ऊपर सार्वजनिक व्यय के रूप में करती है या सरकार गरीबों के पैकेट में पैसा डालने का प्रयास करती है। तो इस तरह से हम लोग देखें, बजट का उद्देश्य होता है आय और संपत्ति का सामाजिक न्याय के साथ दोबारा बंटवारा करना। तो हम लोग बजट के दूसरे उद्देश्य को देखें। हम लोग पहला उद्देश्य देख लिए, सरकार जो बजट बनाती है उसका पहला उद्देश्य होता है आय और संपत्ति का रीडिस्ट्रीब्यूशन करना। दूसरा उद्देश्य को ध्यान से देखिएगा, आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करती है सरकार बजट के माध्यम से। तो सवाल ये उठता है कि आखिर बजट के माध्यम से सरकार आर्थिक विकास को कैसे प्रोत्साहित कर सकती है। आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार आधारभूत संरचनाओं के निर्माण के ऊपर बहुत अधिक व्यय करती है। जब आधारभूत संरचनाओं का निर्माण होता है, जैसे रेल, जैसे रोड, बैंकिंग व्यवस्था, बिजली व्यवस्था, जब इन चीज़ों के ऊपर सरकार व्यय करेगी, खर्च करेगी, इनका जब निर्माण हो जाएगा तो जो देश का आर्थिक विकास है उसकी गति बढ़ जाती है। तो हम लोग देखें कि आधारभूत संरचनाओं का निर्माण करके सामाजिक आधारभूत संरचना और आर्थिक आधारभूत संरचना दोनों का निर्माण करने के ऊपर सरकार व्यय करती है। जैसे उदाहरण के लिए सामाजिक आधारभूत संरचना में स्कूल, अस्पताल, ये सभी सामाजिक आधारभूत संरचना के उदाहरण हैं। जब स्कूल के निर्माण के ऊपर, कॉलेज के निर्माण के ऊपर, ट्रेनिंग संस्थाओं के निर्माण के ऊपर, अस्पताल के निर्माण के ऊपर सरकार व्यय करती है, तो ये सामाजिक आधारभूत संरचना के श्रेणी में आता है। लेकिन बैंक, रोड, बिजली, रेलवे, इसके निर्माण के ऊपर जब सरकार व्यय करती है तो यह आर्थिक आधारभूत संरचना है। तो सामाजिक आधारभूत संरचना का निर्माण करके और आर्थिक आधारभूत संरचना को मजबूत बनाकर सरकार आर्थिक विकास की जो गति है देश में उसको बढ़ावा देती है। तो हम लोग दो उद्देश्य अभी तक देख लिए। पहला आय और संपत्ति का रीडिस्ट्रीब्यूशन करना, फिर से बंटवारा करना बजट का उद्देश्य होता है। और बजट के माध्यम से सरकार आर्थिक विकास की जो गति है उसे तीव्र करती है। सरकार सार्वजनिक व्यय के माध्यम से
आर्थिक विकास की गति को बढ़ावा देती है। इतना ही नहीं, जब सरकार करों में छूट देती है उद्योगों को, जब करों में छूट देगी तो इसका भी आर्थिक विकास पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है। सरकार सब्सिडी देकर के भी आर्थिक विकास की गति को बढ़ावा देने का काम करती है। चलिए हम लोग तीसरे उद्देश्य को समझते हैं। बजट के माध्यम से क्षेत्रीय आर्थिक असंतुलन को दूर किया जाता है। बजट क्षेत्रीय आर्थिक असंतुलन को दूर करने का भी एक अस्त्र है, एक औजार है। तो पहले यह समझना होगा कि क्षेत्रीय आर्थिक असंतुलन क्या है। आप गांवों को देखिए और आप शहर को देखिए, दोनों के विकास में आपको बहुत अंतर दिखाई देगा। जहां गांव आधुनिक सुविधाओं से वंचित है, वहीं शहर आधुनिक सुविधाओं से लैस है। शहरों में स्कूल, कॉलेज, अस्पताल जैसी सारी मूलभूत व्यवस्थाएं हैं, लेकिन गांवों में इस तरह की सुविधाएं नहीं हैं। तो ये जो क्षेत्रीय असंतुलन है, गांव और शहर के विकास की गति में जो अंतर है, उस अंतर को पाटने में सरकार बजट का प्रयोग करती है। या आप ऐसे भी कर सकते हैं, अगर दो शहरों को देखिए तो एक शहर विकास के दौर में काफ़ी आगे निकल गया है, लेकिन अगर दूसरे शहर को देखेंगे तो वह आर्थिक विकास के दौर में काफ़ी पीछे रह गया है। तो बजट के माध्यम से इस क्षेत्रीय आर्थिक असंतुलन को दूर किया जाता है। जैसे मान लीजिए ग्रामीण क्षेत्र में अगर रेलवे स्टेशन का निर्माण कर दिया जाए, ग्रामीण क्षेत्र में बड़े अस्पताल का निर्माण कर दिया जाए, ग्रामीण क्षेत्र में किसी यूनिवर्सिटी का स्थापना कर दिया जाए, तो वह ग्रामीण क्षेत्र भी शहर के समकक्ष विकसित होने लग जाता है। तो हम लोग ये देखें कि अगर सरकार चाहेगी तो जो पिछड़े क्षेत्र हैं, जो विकास के रफ्तार में पीछे रह जा रहे हैं, वैसे क्षेत्रों को भी सरकार बजट के माध्यम से विकसित कर सकती है। तो क्षेत्रीय आर्थिक असंतुलन दूर करने के लिए एक अस्त्र बजट है। बजट के माध्यम से क्षेत्रीय आर्थिक असंतुलन को दूर किया जाता है। चौथा उद्देश्य है व्यापार चक्र पर नियंत्रण करना या आर्थिक स्थिरता लाना। अर्थव्यवस्था में जो व्यापार चक्र की स्थिति उत्पन्न होती है, तेजी और मंदी की जो स्थिति आता है, इस तेजी और मंदी पर नियंत्रण करके अर्थव्यवस्था में आर्थिक स्थिरता लाना बजट का एक प्रमुख उद्देश्य होता है। इसे इस तरह से आप समझिए, अर्थव्यवस्था में कभी तेजी की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, कभी अर्थव्यवस्था में मंदी की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो तेजी और मंदी को दूर करने के लिए बजट का सहारा लिया जाता है। जैसे आप इसको एक उदाहरण से समझिएगा। मान लीजिए किसी अर्थव्यवस्था में मंदी आ गया, मंदी के स्थिति में आय घटता है, बेरोजगारी उत्पन्न हो जाती है। तो इस मंदी की समस्या का समाधान करने के लिए सरकार घाटे के बजट का निर्माण करती है। मंदी दूर करने के लिए सरकार कैसा बजट, तो हम लोग देखें कि जैसे अर्थव्यवस्था में अगर मंदी आ गया तो मंदी दूर करने के लिए सरकार कैसा बजट बनाएगी, तो घाटे का बजट बनाएगी। जब घाटे का बजट बनेगा तो उससे मंदी कैसे दूर होगा, इसे आप समझिएगा। सरकार जानबूझकर अपनी इनकम से अधिक व्यय करने लगेगी, ये घाटे का बजट है। इसको ऐसे समझा जाए, मान लीजिए जब भवन निर्माण का काम बंद हो गया, जब मकान बनना बंद हो गया, तो सीमेंट का मांग कम हो गया, और सीमेंट का मांग कम होने से सीमेंट उद्योग में जो लेबर लगे हुए थे वो लेबर बेरोजगार हो गए। तो मंदी के स्थिति में देखें कि लोग घर बनाना बंद कर दिए। घर बनना बंद होने से सीमेंट का मांग कम हो गया। सीमेंट का मांग कम होने से सीमेंट उद्योग में लगे हुए जो लेबर थे वे बेरोजगार हो गए। अब सरकार क्या करेगी, जानबूझ करके घाटे का बजट बनाएगी, पुल पुलिया बनाने लगेगी, सरकारी भवन बनाने लगेगी। फिर से सीमेंट का मांग बढ़ेगा,
और सीमेंट उद्योग में काम करने वाले श्रमिकों की भी मांग बढ़ जाएगी। तो सरकार मंदी दूर करने के लिए घाटे का बजट बनाती है और तेजी दूर करने के लिए, तेजी की समस्या के समाधान के लिए सरकार अतिरिक्त बजट बनाती है। तेजी की स्थिति में कैसा बजट? तो अतिरिक्त बजट। यहां से कई बार ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहता है कि तेजी के समय में सरकार कैसा बजट बनाती है? तो अतिरिक्त बजट बनाएगी। और मंदी के समय में सरकार घाटे का बजट बनाती है। सॉरी, हम लोग सरकारी बजट के 5वें उद्देश्य को समझें। सरकारी बजट का 5वां उद्देश्य है रोजगार के अवसरों का सृजन करना। बजट के माध्यम से सरकार रोजगार के अवसरों का निर्माण करती है। कैसे? सरकार बजट में यह ख्याल रखती है, यह ध्यान देती है कि जो श्रम प्रधान तकनीकी है उस श्रम प्रधान तकनीकी का चुनाव किया जाए। तो श्रम प्रधान तकनीकी के चुनने से रोजगार के अवसरों में वृद्धि होता है। तो हम लोग देखें कि बजट के माध्यम से सरकार कई उद्देश्यों को साधती है। जैसे आय और संपत्ति का जो असमान वितरण है उस असमान वितरण को समाप्त करती है। हम लोगों ने देखा कि बजट के माध्यम से सरकार आर्थिक विकास की गति को बढ़ाने का काम करती है। हम लोग देखें कि जो क्षेत्रीय आर्थिक असंतुलन है इस क्षेत्रीय आर्थिक असंतुलन को समाप्त करती है और व्यापार चक्र पर नियंत्रण करती है और अर्थव्यवस्था में आर्थिक स्थिरता लाती है। तेजी के समय में कैसा बजट? तो हम लोग देखिए अतिरिक्त बजट बनाएगी और मंदी के समय में सरकार घाटे का बजट बनाती है। फिर हम लोग चर्चा किए कि रोजगार के अवसरों का सृजन करना भी बजट का उद्देश्य होता है। बजट के माध्यम से सरकार श्रम प्रधान तकनीकी को चुनती है और श्रम प्रधान तकनीकी को चुनकर रोजगार के अवसरों का सृजन किया जाता है। बजट बनाने का 6ठा उद्देश्य देखिएगा, सार्वजनिक उपक्रमों की स्थापना करना और उसका प्रबंधन करना। हम लोग जानते हैं कि सरकार बहुत सारे सार्वजनिक उपक्रमों का संचालन स्वयं करती है। बजट के माध्यम से ही नए सार्वजनिक उपक्रमों की स्थापना और उन सार्वजनिक उपक्रमों का कुशल प्रबंधन का प्रयास बजट के माध्यम से ही किया जाता है। 7वां उद्देश्य है हिसाब देयता के उद्देश्य की पूर्ति। इसको ध्यान से समझना है कि ये हिसाब देयता क्या है, अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या होता है। हिसाब देयता का मतलब है कि जो भी प्रजातांत्रिक देश होते हैं उस प्रजातांत्रिक देश में सरकारें जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं। जो सार्वजनिक संपत्ति है, जो सार्वजनिक धन है, उस सार्वजनिक धन का कैसे सरकार व्यय कर रही है इसका हिसाब सरकार जनता को देती है। तो बजट का उद्देश्य ये होता है कि जो सार्वजनिक धन है, जो सार्वजनिक संपत्ति है, उस सार्वजनिक संपत्ति को सरकार कैसे व्यय कर रही है, सार्वजनिक धन का सरकार कैसे व्यय कर रही है, इसकी जानकारी देश के निवासियों को देना। बजट के माध्यम से सरकार यह भी प्रयास करती है कि जो पूर्व अनुमति लिया गया था बजट में उसी के अकॉर्डिंग सरकार व्यय कर रही है या नहीं कर रही है, इसकी जानकारी भी जनता को देती है। तो हम लोग देखें हिसाब देयता के उद्देश्य की पूर्ति करना भी बजट का उद्देश्य होता है। 8वां उद्देश्य ध्यान से समझा जाए, महिला हितों की रक्षा करना। बजट के माध्यम से सरकार महिलाओं के हितों को भी ध्यान में रखती है। हम लोग जानते हैं कि आज जेंडर बजट का भी कॉन्सेप्ट आया है, लैंगिक बजट का भी कॉन्सेप्ट आया है और हम लोग ये भी जानते हैं कि लैंगिक बजट शुरू करने वाला दुनिया का पहला देश ऑस्ट्रेलिया है। सबसे पहला देश ऑस्ट्रेलिया जो लैंगिक बजट शुरू किया था और जो लैंगिक बजट है, जो जेंडर बजट है, इसका उद्देश्य महिला हितों को ध्यान में रखना होता है। इसे ऐसे समझिए, अभी जो उज्ज्वला योजना है जिसके तहत हर एक घर को गैस सिलेंडर मिल रहा है, गैस चूल्हा दिया गया, इससे
पूरे परिवार को लाभ होता है, लेकिन इससे सबसे ज़्यादा लाभ उस परिवार के महिला सदस्यों को होता है, क्योंकि भोजन महिलाओं को बनाना पड़ता है। तो हम लोग ये चर्चा किए, बजट के माध्यम से सरकार महिला हितों को ध्यान में रखती है और महिला हितों को साधने का प्रयास करती है। हम लोग ये भी चर्चा किए कि आज जो जेंडर बजट बन रहा है, जो लैंगिक बजट बन रहा है, उसका उद्देश्य महिला हितों को ध्यान में रखना होता है, महिला हितों को पूरा करना होता है। और हम लोग ये भी चर्चा किए कि लैंगिक बजट बनाने वाला दुनिया का पहला देश ऑस्ट्रेलिया था। फिर बजट के माध्यम से सार्वजनिक व्यय पर नियंत्रण करना होता है। एक उद्देश्य ध्यान से समझिएगा, इन दिनों सार्वजनिक व्यय में अप्रत्याशित वृद्धि हुआ है। सरकार के खर्चों में बहुत अधिक वृद्धि हुआ है। सार्वजनिक व्यय पर नियंत्रण करना या सार्वजनिक व्यय को मितव्ययी तरीके से खर्च करना, ये भी बजट का उद्देश्य होता है। आज जो जीरो बेस्ड बजट की जो परिकल्पना की गई, ये जीरो बेस्ड बजट की परिकल्पना कहीं न कहीं बढ़ते हुए अप्रत्याशित सार्वजनिक व्यय को कम करना है। हर मद को नए सिरे से विचार करके खर्च करने की जो परंपरा जीरो बेस्ड बजट में डाली गई, इसका उद्देश्य यही है कि बढ़ते हुए सार्वजनिक व्यय पर नियंत्रण किया जाए। तो हम लोग देखें, महिला हितों को ध्यान में रखती है सरकार बजट के माध्यम से। बजट के माध्यम से ही सरकार सार्वजनिक व्यय को मितव्ययी तरीके से खर्च करने का प्रयास करती है। और बजट का एक प्रमुख उद्देश्य है विधायिका द्वारा कार्यपालिका पर वित्तीय नियंत्रण करना। देश की विधायिका, देश की व्यवस्थापिका देश के कार्यपालिका पर नियंत्रण करती है, आर्थिक नियंत्रण करती है। तो इस तरह से आज हम लोग अपने क्लास में बजट के प्रमुख उद्देश्यों को देखें। बजट बनाने के बहुत सारे उद्देश्य हैं। एक बार हम लोग सारे उद्देश्यों को संक्षेप में देख लें। हम लोगों ने देखा कि बजट का उद्देश्य आय और संपत्ति के वितरण की विषमता को दूर करना है। आय और संपत्ति का रीडिस्ट्रीब्यूशन करती है बजट के माध्यम से सरकार। हम लोगों ने देखा आर्थिक विकास की गति को तीव्र करती है बजट के माध्यम से, और क्षेत्रीय आर्थिक असंतुलन को भी बजट के माध्यम से दूर किया जाता है। तो हम लोग बजट बनाने के प्रमुख उद्देश्यों पर चर्चा किए। आप लोग अपने पढ़ाई की गति को आगे बढ़ाइए। धन्यवाद।